नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आज की पहली खबर में बात हम करेंगे आज जाकर के कि आखिरकार कैसे हिंदू हेट गैंग लगातार विस्तार करता जा रहा है और कैसे ब्रिटेन में लीस्टर के बाद हैम्पशायर में मंदिर पर हमला हुआ। ब्रिटेन में लगातार हिंदुओं पर होने वाले अटैक पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि हिंदू हेट गैंग का सरदार आखिरकार कौन है। आज की दूसरी बड़ी खबर होगी मुरादाबाद से, जहां आज शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के बाद एक नाबालिग को निर्वस्त्र करके सड़क पर चलने को मजबूर किया गया। आज की तीसरी खबर होगी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों पर सियासत शुरू हो चुकी है। और आज की चौथी खबर होगी वक्फ के कब्जे पर बाबा के बुलडोजर की। इन चारों खबरों को एक करके आपको तक बताएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह कि अमानतुल्लाह खान की हिरासत को 5 दिन बढ़ा दिया गया। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में यह हिरासत बढ़ा दी गई है। 26 सितंबर को अब एंटी करप्शन ब्यूरो अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश करेगा। आरोप यह कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति में हेराफेरी की गई है और कोर्ट के अंदर टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का हवाला देते हुए कहा गया कि स्कूल को दुकानों में तब्दील कर दिया गया। वक्फ की संपत्ति में अलग अलग जगह और तरीके से हेरफेर किया गया और यही आरोप हैं अमानतुल्लाह खान के ऊपर। हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार इस खबर पर बने हुए। मोहित, बताइए जरा कि अमानतुल्लाह खान की कस्टडी को बढ़ाया गया, उसके पीछे के तर्क क्या दिए गए? देखिए, पुलिस ने जो आज अमानत की 5 दिन की कस्टडी 10 दिन की कस्टडी और मांगी थी। उनका कहना था कि पिछले 2 दिन जो अमानत की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको सीने में दर्द था, इस कारण उनको एक दिन बाड़ा हिंदू राव अस्पताल ले गया और दूसरे दिन एम्स ले जाया गया। लेकिन जो अमानत के वकील थे, उनका कहना है कि अमानत की एक पास मेडिकल हिस्ट्री है, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। अगर वो तनाव लेंगे तो उनकी तबीयत खराब होगी, इसलिए उनके कोई दिन बर्बाद नहीं हुए और आप उनकी कस्टडी ना दी जाए। लेकिन जो अमानत की तरफ से जो पेश हुए थे एसीबी के, जो एसीबी ने अपने तर्क दिए, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से एक स्कूल की प्रॉपर्टी दुकानों में तब्दील हो जाती है, करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। एक ट्रांजैक्शंस मिली हैं जो लाल डायरी और सफेद डायरी के अंदर मिली हैं, जो लड्डन के घर से डायरी बरामद हुई हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है कि इसके अंदर दुबई का जिक्र भी है कि दुबई से भी करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है। ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, इसमें अमानत का नाम किस तरीके से सामने आ रहा है, इसके बारे में पूरी जांच करनी है। और साथ ही कहा है कि लड्डन अब गिरफ्तार हुआ है। लड्डन को अब जो है साउथ ईस्ट पुलिस ने तेलंगाना से पकड़ा है और उसको दिल्ली लाएंगे तो हम लड्डन की भी जो है उनसे पूछताछ करने की जो कोर्ट में अपील करेंगे कि लड्डन को भी एसीबी लेकर आए और लड्डन के सामने बिठाकर अमानतुल्लाह से पूरी बातचीत की जाए। हालांकि अमानत के जो वकील थे राहुल मेहरा जो पेश है, उन्होंने लगातार इस बात का विरोध किया। उनका कहना है कि बिना किसी तर्क के और बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी एविडेंस के लगातार पुलिस कस्टडी मांगी जा रही है। लेकिन एसीबी अपनी बातों पर तटस्थ थी। एसीबी ने एक के बाद एक सबूत दिए हैं कोर्ट के अंदर और बोला है कि हमें कई सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी मिली हैं जो गैर कानूनी रूप से की गई हैं। बिल्कुल मोहित, इस मामले पर आपके पास हम लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। अब बात आज की पहली और अहम खबर की। ब्रिटेन के लीस्टर में पहले शिव मंदिर पर हमला हुआ और अब हैम्पशायर में दुर्गा मंदिर की दीवार पर उपद्रवी चढ़ गए। सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक ब्रिटेन में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होने लगे। क्या ब्रिटेन में कोई हिंदू हेट गैंग चल रहा है? क्या घटनाएं महज एक इत्तेफाक हैं या फिर इसके पीछे की साजिश और गहरी है? इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को डिकोड करती हुई यह रिपोर्ट जरा आप देखिए। ब्रिटेन में एक और मंदिर पर अटैक। लीस्टर के बाद हैम्पशायर में हमला। मंदिर पर हमले की क्रोनोलॉजी क्या है? हिंदुओं पर हमला इंटरनेशनल साजिश तो नहीं? ब्रिटेन में एंटी हिंदू कैंपेन कौन चला रहा है? सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ब्रिटेन के हैम्पशायर में मंदिर पर भीड़ ने अचानक हमला कर दिया। मजहबी नारे लगाते हुए 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने मंदिर का घेराव कर लिया। भीड़ से कुछ लोग मंदिर की दीवार के पास पहुंच गए। भीड़ में मौजूद लोग नारेबाजी करते हुए मंदिर की दीवार पर चढ़ गए। कुछ लोग दीवार पर चढ़कर भद्दे इशारे करने लगे। चेहरे पर मुखौटा लगाए भीड़
उग्र होती जा रही थी, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर किसी तरह भीड़ को पीछे किया। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ गई, वरना क्या हो जाता कोई नहीं जानता था। ये भीड़ कितनी उग्र थी, इस बात का अंदाजा आप इस भीड़ में मौजूद लोगों की बातों से लगा लीजिए। You're not welcome in Birmingham. You're not welcome in Leicester. You're not welcome in Nottingham. You're not welcome anywhere in the UK. दरअसल मंदिर पर हमले की यह घटना बर्मिंघम के स्मिथविक में बने दुर्गा मंदिर पर हुई। मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंदिर में आने वाले गेस्ट से दिक्कत थी और विरोध में इस तरह मंदिर पर हमला बोल दिया। अब इसे इत्तेफाक माना जाए या फिर हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश, क्योंकि इससे पहले लीस्टर में शिव मंदिर पर हमला कर झंडा उखाड़ दिया गया और अब हैम्पशायर में दुर्गा मंदिर पर हमला हो गया। मंदिर की दीवार पर उपद्रवी चढ़ गए। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदुओं के खिलाफ कोई इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हैम्पशायर में मंदिर पर हमले से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। अपना मुस्लिम नाम के एक ट्विटर हैंडल से ये पोस्टर शेयर किया गया। देखिए पोस्टर में क्या लिखा है। इस पोस्टर में आह्वान किया गया है कि बर्मिंघम में खड़े हो जाओ। इस पोस्टर के जरिए मुसलमानों को इकट्ठा होने का आह्वान किया गया। बाकायदा दुर्गा मंदिर का एड्रेस दिया गया। बताया जा रहा है कि इसी पोस्टर के जरिए 200 से 250 लोगों की भीड़ दुर्गा मंदिर के बाहर जमा हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग हिंदुओं को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। Become oppressors. They become the Pharaoh, the Abu Jahl. They become the mushriks of Makkah who try attack innocent Muslim. But I got a message for you. You and your boys, with your skinny little arms, your 2-3 inch arms, your 2-3 inch biceps. I got a message for you, and that message is. इस तरह के बैनर और पोस्टर के जरिए ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या विदेशों में हिंदुओं के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लीस्टर में हिंदुओं की रैली के खिलाफ पाकिस्तानी मुस्लिमों ने सड़क पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। ये तस्वीर देखिए, यहाँ कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने सड़क बंद कर दी और वहीं पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे। पुलिस उस वक्त भी वहां मौजूद थी, लेकिन वो चुपचाप रही। न नमाज पढ़ने वालों को रोका गया, न वहां से हटाया गया। अब इस पूरे मामले में हुआ ये कि पहले तो हिंदुओं पर हमले हुए और उसके बाद पाकिस्तानी मुस्लिमों ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। हिंदू फोबिया फैलाना शुरू कर दिया। ये कहने लगे कि हिंदू ही हिंसा कर रहे हैं। क्या ये हमले इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन में बीते कुछ दशकों में डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया? इंग्लैंड और वेल्स में हिंदू और मुस्लिम आबादी आपको बताते हैं। मुस्लिम आबादी 2001 में 15 लाख, 2011 में 25 लाख और 2022 में 32 लाख। हिंदू आबादी 2001 में 6 लाख, 2011 में 8 लाख और 2022 में 10 लाख। बात सिर्फ ब्रिटेन की ही नहीं, बीते चंद सालों में पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान में बीते 2020-21 में 7 हिंदू मंदिर तोड़े गए। कनाडा में दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक 6 मंदिरों में लूट की घटना हुई। अमेरिका में 2020 में 12 एंटी हिंदू क्राइम हुए। सवाल ये कि आखिर ये हमला कौन करा रहा है, क्यों हो रहे हैं? सवाल ये कि क्या ये मामले महज एक अकेली घटना है या फिर ये किसी प्लानिंग के तहत की जा रही साजिश का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल कर दी गई। तीस्ता के खिलाफ चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा भी हुआ। पूर्व आईपीएस श्री कुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर आरोप लगाए गए कि तत्कालीन सीएम और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा हो,
इसके लिए साजिश रची गई, इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, ये चार्जशीट कहती है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर के एक नई चार्जशीट दायर की गई और तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर के इसी चार्जशीट में 2 पूर्व आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ भी गहन और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारे सहयोगी अमित राजपूत लगातार हमारे साथ बने हैं। अमित, ये चार्जशीट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात जो है आज एसआईटी की तरफ से कोर्ट में दायर की गई है। कोर्ट ने अंदर ये जो एसआईटी ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, ये चार्जशीट 100 पेज की चार्जशीट है और इस 100 पेज की चार्जशीट में साफ साफ लिखा गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक कैरियर है उसे खत्म करना उसकी साफ साफ मंशा थी। साथ ही साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाकर उन्हें मौत की सजा हो, इस तरह की गहरी साजिश जो है वो रची गई थी। ये चार्जशीट के अंदर जो एसआईटी के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं बीसी सोलंकी, उनकी तरफ से ये लिखा गया है। दूसरी बात कि तीस्ता सीतलवाड़ को मदद कैसे करते थे आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट, क्योंकि वो दोनों सरकार में थे और सरकार में होने के साथ में वो माफ करिएगा वो अधिकारी थे, गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे, तो वो उस चीज को एंट्री करा करते थे विधिवत तौर से। आरबी श्री कुमार जो तीस्ता का साथ नहीं देता था उसे धमकाते थे और उन्हें कहते थे कि अगर तू तीस्ता के साथ नहीं आएगा तो तू आतंकवादियों के निशाने पे आ जाएगा, तू और तेरे पे कार्यवाही आतंकवादी की तरफ से की जा सकती है। ये जो फर्जी दस्तावेज जो दोनों खुलासे हुए हैं दोनों पूर्व आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ, ये अपने आप चेताने वाले हैं कि पूरी एक लॉबी तैयार हो रही थी तत्कालीन सीएम को के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, उनको फांसी तक की सजा दिलवाने के लिए। बहुत शुक्रिया अमित राजपूत आपका जोड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन अब दर्शकों को हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको गुस्सा भी आएगा और इस समाज के ऊपर शर्मिंदगी भी आएगी और आप सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आपके हमारे बीच ऐसे हैवान रहते हैं, यह आपको जान करके हैरानी हो जाएगी। मुरादाबाद में एक नाबालिग को कुछ हैवानों ने पहले नोचा और फिर उसे निर्वस्त्र करके बीच सड़क पर छोड़ दिया। ऐसे में सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि क्या अपराधियों में उनका डर, उनका इकबाल खत्म हो गया है क्या? एक नाबालिग लड़की सड़क पर निर्वस्त्र चलती रही और लोग देखते रहे। एक बेटी दरिंदों का शिकार बनकर बेबस अकेली सड़क पर चल रही थी, लेकिन किसी ने उसका हाल पूछना भी सही नहीं समझा। ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। जिस राज्य की पुलिस ये दावा करती है कि अपराधी उससे थर थर कांपते हैं, जिस राज्य में अपराधियों से निपटने के मॉडल को देश के बाकी राज्य कॉपी करते हैं, ये उसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। ये यूपी के मुरादाबाद की घटना है। भोजपुर थाना इलाके में एक 15 साल की नाबालिग मेला देखने गई थी, लेकिन 5 दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपियों ने गैंगरेप करने के बाद नाबालिग को बिना कपड़ों के जाने के लिए धमकाया। नाबालिग के नहीं मानने पर उसको जान से मारने के लिए कहा। मजबूरन नाबालिग को बिना कपड़ों के मौके से भागना पड़ा। बिना कपड़ों के रोड पर भागती हुई नाबालिग एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि घटना 1 सितंबर की है, लेकिन केस 7 सितंबर को दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, गैंगरेप का आरोप 4 लोगों पर है, लेकिन अभी तक इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी हो पाई है। 7 सितंबर 2022 को भोजपुर थाने में एक लड़की के फूफा जी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी भतीजी के साथ रेप की घटना हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़की और लड़की के माता पिता के 161 और 64 हुए, जिसमें दोनों ने इस प्रकार की घटना होने से इनकार किया। इसके बावजूद समय साक्षी के आधार पर एक व्यक्ति नौशे को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर कानून का राज कायम करने के दावों के बीच ऐसी शर्मनाक घटना कैसे हो गई।
बहुत ही दुखद घटना है। हम पूरी जांच कराएंगे और दोषियों को बहुत कड़ी सजा देंगे। इसमें बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो अपराध है, हमारी सरकार उसके लिए बहुत संवेदनशील है। हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये ऐसी कोई घटना है दुखद, मेरी जानकारी में नहीं, आप सवाल के आधार पर कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना बहुत दुखद है और उसकी सच्चाई की जानकारी करके जो भी दोषी होंगे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार के अपराधियों को, इस प्रकार का अपराध करने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता, बख्शा नहीं जा सकता। देखिए, उत्तर प्रदेश में मां बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। कुलदीप सेंगर के मामले में भी हमने देखा था कि किस तरीके से उस बहन को धमकाया गया। आज मुरादाबाद की जो घटना हुई है, जिसमें 161 और 64 के बयान में बलात्कार की घटना से इनकार किया है, लेकिन मुरादाबाद की घटना में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कहीं बलात्कारियों द्वारा कहीं उस बहन को धमकाया तो नहीं गया है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने का दावा है, लेकिन जब तक ऐसी वारदातें सामने आती रहेंगी तब तक ये महज एक दावा ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो वहीं दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी है। मुद्दा एक बार फिर सरकारी स्कूल है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल की कमी भारी है। अब ऐसा क्यों है और इसके जिम्मेदार कौन है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। दिल्ली के तमाम स्कूलों में अगर हम मोटे तौर पर आंकड़ों की बात करें तो 84% प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद भी खाली है। 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन स्कूल में जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो हेड ऑफ स्कूल यानी एक किसी वरिष्ठ टीचर्स को जिम्मेदारी दे दी जाती है। स्कूलों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? जिस राज्य सरकार के स्कूल में 84% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वो किस तरीके का लीडरशिप स्कूल दे पाता होगा, किस तरीके का नेतृत्व कर पाता होगा। केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार की लड़ाई में बच्चे क्यों पिस रहे हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की जंग में एक नया ट्विस्ट आया है। नया मुद्दा फिर से दिल्ली के स्कूलों पर आ गया और इस बार मुद्दा है स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचरों की कमी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 84% प्रिंसिपल, 34% वाइस प्रिंसिपल के पद खाली हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 33% शिक्षकों के पद भी अभी तक नहीं भरे गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में स्कूलों में 950 प्रिंसिपल के पदों में सिर्फ 154 पद भरे गए हैं। करीब 800 पद अभी भी खाली हैं और ज्यादातर स्कूल्स को वाइस प्रिंसिपल चला रहे हैं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल के भी 34% सीटें खाली हैं। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की खूब चर्चा होती है। ऐसे में ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है तो सवाल ये उठता है कि आखिर स्कूल चला कौन रहा है। बीजेपी ने सवाल उठाया तो शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। दिल्ली में शिक्षकों की शॉर्टेज है 84%। केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, वो भर्ती क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहाँ गलती किसकी है? दिल्ली सरकार को स्कूलों में प्रिंसिपल की कमी का मामला कोई नया नहीं है। बीते 5 सालों से यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते अब 84% के करीब पहुंच चुका है, यानी 100 स्कूलों में 84 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। जहां तक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति का सवाल है, दिल्ली में यूपीएससी के द्वारा इन स्कूल प्रिंसिपल को नियुक्ति की जाती है। सोर्सेस बताते हैं कि दिल्ली सरकार के तरफ से समय पर यूपीएससी को इंडेंट यानी ज़रूरत नहीं रखी गई और ज़रूरत रखने के बाद में जो लगातार स्टेट और यूपीएससी के बीच के कम्युनिकेशन है और उसकी वजह से ये पूरी स्थिति बनी हुई। हालांकि अब सरकार के तरफ से, दिल्ली सरकार के तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि यूपीएससी की वजह से इसकी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रिंसिपल के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इस कड़ी में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए इसी साल जुलाई के महीने में यूपीएससी की ओर से राजधानी के 58 स्कूलों में 131 प्रिंसिपल पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इनके आने से भी प्रिंसिपल के काफी पद खाली ही रहेंगे। बताते चलें कि प्रिंसिपल पद के लिए 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति यानी प्रमोशन के आधार पर होती है। यहाँ दिल्ली सरकार से ये सवाल है कि अगर दिल्ली के करीब 85% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है तो यूपीएससी से परीक्षा करवाने को क्यों नहीं कहा गया?
क्योंकि केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार की इस लड़ाई में बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है। सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के खाली पदों को लेकर एनसीपीसीआर की ओर से भी कई बार विषय को उठाया गया है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने में प्रिंसिपल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि स्कूल में पढ़ाई का सकारात्मक माहौल। एनसीपीसीआर ने कहा है कि प्रिंसिपल नहीं होने से बच्चों की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में गए, देखिए वहां क्या मिला। हमने आज पूर्वी दिल्ली के 2 स्कूलों का दौरा किया, एक अशोकनगर में, दूसरा यहाँ त्रिलोकपुरी में। जहाँ की अशोकनगर में हमें बताया गया कि वहाँ एक प्राध्यापक हैं तो, लेकिन उनकी नियुक्ति किसी और विद्यालय में कर दी गई है और वो वहाँ कार्यरत है। सो यहाँ उस स्कूल में एक वाइस प्रिंसिपल ही कामकाज संभाल रही हैं। यहाँ वाइस प्रिंसिपल ने हमें खुद बताया कि यहाँ प्राध्यापक नियुक्त ही नहीं हैं। सो ये दर्शाता है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई ही नहीं है और इस कारण जो 84% जो पोजीशंस हैं प्रिंसिपल की वो खाली हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो विद्यालय आ नहीं रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी नियुक्ति ही नहीं हुई है, भर्तियां ही नहीं हुई हैं दिल्ली में। 84% एक छोटी मात्रा नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। अब आपको दिल्ली के मयूर विहार लेकर चलते हैं, जहां एक बिल्डिंग में 2 स्कूल चलते हैं, एक सुबह एक शाम में। देखिए वहां बिना प्रिंसिपल स्कूल कैसे चल रहा है। इस वक्त हम हैं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 के एक सरकारी स्कूल के बाहर, सर्वोदय कन्या विद्यालय मयूर विहार फेस 1। इस पूरे जो बिल्डिंग है इसमें 2 स्कूल चला करती है। सुबह के पाली में बच्चियों का स्कूल जिसे आप सर्वोदय कन्या विद्यालय, और अगर शाम की बात करें जानकी देवी, और शाम की बात करें यानी दोपहर के बेला में प्रेमचंद राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय। और इन दोनों स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है। जी हाँ, जिस सवाल और बड़ा हो जाता है कि जिस स्कूल्स में, जिस शिक्षा व्यवस्था में, जिस राज्य सरकार के स्कूल में 84% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वो किस तरीके का लीडरशिप स्कूल दे पाता होगा, किस तरीके का नेतृत्व कर पाता होगा। और ये भी स्कूल उन्हीं में है जो कि मयूर विहार का इलाका, जमुना पार्क का इलाका, और इसके 2 स्कूल्स, इसमें सुबह की पाली और शाम की पाली में जो 2 स्कूल चलते हैं, इनमें दोनों में प्रिंसिपल नहीं है। एडहॉक अरेंजमेंट के नाम पर यहाँ पे संचालन की जा रही है। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। तो देश में वक्फ एक्ट और वक्फ प्रॉपर्टी पर जारी बहस के बीच यूपी सरकार ने एक ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हंगामा कर दिया। दरअसल योगी सरकार ने मदरसे के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी के सर्वे का आदेश दिया, जिसे ओवैसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी छीनने की मंशा करार दिया। इस पर बीजेपी ने ओवैसी को क्या जवाब दिया, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको यह दिखाएंगे कैसे वक्फ ने 75 साल पहले पाकिस्तान से दिल्ली आए एक हिंदू परिवार को बेघर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद वक्फ के सर्वे का ऑर्डर। नंबर खसरा चेंज कराकर उनको दूसरों के नाम देने का काम किया गया है। ऐसी संपत्ति जब आएंगी और उनको निस्तारण करने का काम करा जाएगा तो फिर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली टू यूपी, लैंड जिहाद, बाबा का बिल्डोजर ही इलाज। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग वक्फ माफियाओं का संरक्षण करते हैं या वक्फ पर सियासत करते हैं वो इस पे हो हल्ला मचाएंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी में मनमोहन को वक्फ ने बेघर किया। जो घर है यहाँ पर 1947 से मनमोहन मलिक जो है उनके परिवार यहाँ रहते थे, और 2018 में जब उन्होंने इस घर को तोड़ करके दोबारा से बनाना शुरू किया तो उसके बाद से इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड वाले हमें परेशान करने लगे, और उनका कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप यहाँ घर नहीं बना सकते हैं। देश के सबसे बड़े भूमाफिया पर बहुत बड़ा खुलासा। गुंडागर्दी तो उनकी पूरी तरह से है। एक मिनट के अंदर 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और 100 आदमी हल्ला कर देते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, आप इसको नहीं छेड़ सकते। वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने के एक एक कर कई किस्से सामने आए, तो अब यूपी सरकार ने मदरसों के बाद वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे का भी ऑर्डर जारी कर दिया है। इसे लेकर कैसे लखनऊ से दिल्ली तक सियासी संग्राम मचा हुआ है, आपको आगे दिखाएंगे।
अभी आपको दिल्ली के उसी मेहरौली इलाके में लेकर चलते हैं जहां शमशान और कब्रिस्तान की सियासत के बीच नया मामला सामने आया है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग विस्थापित होकर के भारत पहुंचे। उनमें से ही एक ऐसा परिवार था जो मनमोहन मलिक का परिवार था, जो मेहरौली में इसी जगह पर आकर के 1947 से रहने लगे। लेकिन 2018 में जब इस घर को बनाने के लिए उन्होंने रिनोवेट करना शुरू किया, इसको तोड़ करके दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, तो उसके बाद उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है वो उन्हें इस जगह पर अपना घर बनाने नहीं दे रही है। टाइम्स नाउ नव भारत पर 1995 के एक तरफा वक्फ एक्ट की पड़ताल और वक्फ बोर्ड की बेहिसाब मनमर्जियों के खुलासे के बाद देश की राजधानी में ये बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 1973 से हमारे पिताजी केस लड़ रहे हैं और 1973 के बाद से आज तक हमें अभी तक इसकी पोजीशन के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हमें बार बार परेशान किया जाता है। आज हम 3 भाई हैं, 3 भाई अपने अपने मकान को बनाने के लिए बैठे शुरू किया था, तो आ गए वक्फ बोर्ड वाले और हमारे को फिर हम हाई कोर्ट में उन्होंने केस डाल दिया है। बताइए, हम 3 बार केस जीत चुके हैं इस कोर्ट। 1973 में हम जीते पहले, फिर हम 1978 में जीते, फिर में हम 91 में जीते। ये मनमोहन मलिक हैं, जिनके पिता देश के बंटवारे के वक्त 1947 में पाकिस्तान के जुल्म सितम से बड़ी मुश्किल से जिंदा बचकर हिंदुस्तान आए। कई शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद दिल्ली के मेहरौली इलाके की इस जमीन पर आशियाना बनाया। मनमोहन समेत 3 बेटों का परिवार बढ़ा तो 3 फ्लोर के मकान बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में आ गया वक्फ बोर्ड, जिसने इस जमीन पर अपना दावा ठोककर मकान बनवाने का काम रुकवा दिया। वो भी तब जबकि मनमोहन मलिक के मुताबिक 3 केस वक्फ बोर्ड हार चुका था। आज बताइए हम कहां जाएं? आज हम किराए के मकान में रहने पे मजबूर हैं। हम अपने मकान में भी नहीं रह सकते, इतना हम परेशान हैं वक्फ बोर्ड से कि जब देखो जब हमें आके परेशान करने लग जाते हैं। आप बताइए हम कहां जाएं अपना घर छोड़ के? ये देख रहे हैं आज हमारे घर की क्या हालत है, हम अपने मकान को बना भी नहीं सकते। मनमोहन की आंखों में अब मेहरौली की जमीन के इस टुकड़े पर मकान बनाने का सपना बूढ़ा हो रहा है, वो भी तब जब निचली अदालत के फैसलों के आदेश और जमीन पर मिल्कियत के सबूत हाथ में हैं। सब बिजली के बिल, पानी के बिल हमारे नाम है। देखिए, ये पानी बिजली का बिल है, ये पानी का बिल हमारे नाम है। बताइए हम कहाँ, आप इसको किसको कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है? 1970 से हम पानी का, बिजली का बिल पानी भर रहे हैं। उसके बावजूद भी बताइए आज कितने साल हो गए, 52 साल हो गए हमें यहाँ पानी बिजली का बिल भरते हुए। उसके बावजूद भी लोग वक्फ बोर्ड कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के मुल्तान से 1947 में ही हिंदुस्तान आया मलिक परिवार अब हताश होने लगा है। मनमोहन मलिक का कहना है कि उनके पास तो वकील रखने की हैसियत भी नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड जैसे देश के तीसरे सबसे बड़े जमींदार के पास तो वकीलों की फौज है। ऐसे में वो अदालती लड़ाई लड़ेंगे कैसे? लेकिन साथ ही मनमोहन ये चैलेंज भी देते हैं कि वो तो कागज दिखा रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड भी कागज दिखा सकता है तो दिखाए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो अपने दावा पेश करें, कहीं से भी कोई पेपर दिखाएं। हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हम आपको पेपर दिखा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए। हम खाली हाथ आए थे तो हाँ, उस टाइम किसी के कागज वो बनते नहीं थे कोई, और आज हमारे को जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। बताइए हम कहाँ जाए? किराए के लिए रहने में मजबूर हैं। फिलहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान खुद गड़बड़ियों के आरोप में जेल में बंद हैं। ऐसे में मनमोहन मलिक के केस में वक्फ बोर्ड का पक्ष सामने नहीं आ सका है, लेकिन जो कहानी खुद मनमोहन ने सुनाई है उसके मुताबिक मनमोहन मलिक के पिता 1947 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, दिल्ली के मेहरौली इलाके में खाली जमीन पर मकान बनाया। बाद में जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका तो मामला अदालत गया, लेकिन मनमोहन के मुताबिक वक्फ बोर्ड को लोअर कोर्ट से 3 बार हार मिली
वक्फ बोर्ड से मलिक परिवार की लड़ाई करीब 50 सालों से चल रही है। 2018 में मलिक परिवार ने नया मकान बनवाना शुरू किया तो वक्फ बोर्ड ने पहले मकान बनवाने से रोका और फिर हाईकोर्ट चला गया। ऐसे में अब मनमोहन मलिक का परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर है। मनमोहन के मुताबिक उनके पास सबूत के तौर पर बिजली पानी के कनेक्शन और अदालती आदेश भी हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के पास जमीन की मिल्कियत को लेकर कोई सबूत नहीं है। ये देखिए, ये जो जगह है ये मेहरौली का इलाका है, मेहरौली गांव है, जहां देखिए कि ठीक पीछे कुतुब मीनार दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कुतुब मीनार के ठीक सामने ये जो मेहरौली गांव का ये जो जगह है, उसी जगह पर यहाँ पर वो लगातार मनमोहन मलिक जो हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के बाद आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां एक तरफ मदरसों के सर्वे का काम चल रहा है तो अब योगी सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी की जांच का भी ऑर्डर जारी कर दिया है। यूपी सरकार ने 1989 के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया है जिसके मुताबिक ऊंची या टीलेदार, बंजर और उसर जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ था। 33 साल पहले के गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से बहुत सारी खेती की जमीन को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। ऐसे में अब योगी सरकार ने 1989 के बाद की सारी वक्फ प्रॉपर्टी की जांच का फैसला लिया है। यूपी के सभी कलेक्टर और कमिश्नर को वक्फ संपत्ति की जांच कर 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वक्फ का हम सर्वे कराकर जो वक्फ की बहुत महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं जो लोगों ने अवैध कब्जे में कर रखी हैं, उनको हम उनके कब्जे से छुड़ाकर उन पर अच्छे मदरसे बनवाने का काम करेंगे, उससे में अच्छे अस्पताल बनवाने का काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ITI और ऐसे संस्थान खड़े करेंगे। वक्फ की संपत्ति किसी निजी संपत्ति नहीं है, वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है जिसको खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। उनका नंबर खसरा चेंज कराकर उनको दूसरों के नाम देने का काम किया गया है। ऐसी संपत्ति जब आएंगी और उनको निस्तारण करने का काम करा जाएगा तो फिर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यूपी सरकार की यह दलील विपक्षी पार्टियों के गले नहीं उतर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तो इसे खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम करार दिया, तो पलटवार में बीजेपी ने इसे अखिलेश की सांप्रदायिक सोच का नतीजा बताया। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? जो लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या मदरसों में सर्वे से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी? उनकी जो मानसिकता रही है वो सांप्रदायिक रही है। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, मुसलमान को कमजोर रखो, उनको तालीम अच्छी ना मिले, वो पढ़ के लिख के देश के साथ जुड़े ना, उनकी ये रही है नीति। हमारी ये है कि वहाँ सर्वे होएगा, जब सर्वे होएगा तो अच्छा होएगा, वहाँ पे जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर कर पाएंगे और जब दूर कर पाएंगे तो वहाँ पे सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक है। वक्फ में जो है आपने एक ऐसा कानून बनाया था कांग्रेस ने, वो ड्रैकोनियन कांग्रेस था, जिसके तहत आप वक्फ बोर्ड वाले कहीं भी कोई भी कब्जा कर लें, वो जो कब्जा कर लें वो उनका हो जाता था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो मदरसे के सर्वे से पहले ही खार खाए बैठी थी। अब वक्फ प्रॉपर्टी की जांच का आदेश आया तो वो और बिफर गई। एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा ये है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। जमीनों को किस तरीके से रखा गया है, किसकी जमीनें हड़पी गई हैं, किसने दान दिया था, किसने नहीं दिया था, और
कोई भी संस्था देश में चलती हो तो संस्था का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के प्रति काम कर रहा है कि गैर उद्देश्य से काम कर रहा है, ये जानकारी सरकार और जनता अगर 25 करोड़ की आबादी है और 25 करोड़ की जनता के बीच में कोई भी संस्था चल रहा है, ये समाज और देश प्रदेश के हित में ये सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि वो उस अपने उद्देश्य के प्रति काम कर रहा है या उस उद्देश्य के प्रति कुछ और उसमें काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से सर्वे में पता चल जाएगा। देश में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास 8,55,891 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। सिर्फ यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,11,099 अचल संपत्ति है। 1995 के भारत सरकार के एक्ट के मुताबिक तो वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत हासिल है कि वो जिस जमीन पर चाहे कब्जा कर ले। यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ प्रॉपर्टी के बेजा इस्तेमाल और गड़बड़ियों की बात कोई नई नहीं है। यूपी में इसकी सीबीआई जांच तक चल रही है। ऐसे में देश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी यूपी सरकार के वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे को जायज ठहरा रहे हैं। सर्वे होना चाहिए, वैसे भी वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, बल्कि या तो वो वक्फ माफियाओं के प्रेशर में या सियासी प्रेशर में ऐसा नहीं करता, वो जाने। लेकिन जो राज्य सरकारें करना चाहती हैं, यूपी हो या अन्य राज्य सरकारें, उनको करना ही चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इससे पहले कहाँ थी, कौन उसका वक्फ किसने की, ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। वक्फ माफियाओं के कब्जे में है कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, ये सारी होनी चाहिए। इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। यूपी में वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि वो चाहे वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा हो या फिर किसी और संपत्ति पर वक्फ का गैर कानूनी कब्जा, क्या अवैध कब्जे का पक्का इलाज बाबा का बुलडोजर ही है? लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ